इट्स मंडे और आज वो दिन है जब मैं क्लास 12th की जो पिछले वीक असाइनमेंट डाली थी, यानी मैंने पिछले वीक असाइनमेंट 8 अपलोड की थी मंडे को, ट्यूसडे को। सो आज मंडे को मैं ला चुकी हूँ आपके लिए उसके सॉल्यूशन। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वापर्स क्लासेस। मैं हूँ सुरभि, आपकी टीचर, होस्ट, गाइड, मेंटर, व्हाटएवर यू वुड वांट टू कॉल मी। बट हम सोल्यूशन ला चुके हैं एंड पीडीएफ कहाँ थी क्वेश्चन की असाइनमेंट फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू ऑन दिस चैनल। हाय एवरीवन, सो मैं यहाँ पे एक सीरीज चल रही है। सो दिस इज अ सीजन व्हेन एवरी ट्यूसडे आई अपलोड अ न्यू क्लास 12th असाइनमेंट जिसका सोल्यूशन मैं कमिंग मंडे डालती हूँ। सो मंडे ट्यूसडे आर फॉर क्लास 12th, Thursday and Fridays are for CUET and CUET यूजी जो लोग भी क्लास 12th देने वाले हैं एंड उसके बाद वो इकोनॉमिक्स ले रहे हैं। सो ये उनके लिए दिन होते हैं। वेडनेसडे सैटरडेज का क्या है, तब करंट अफेयर आता है। सो ये पूरा हमारे चैनल पे सीरीज चल रहा है एंड हम 8 असाइनमेंट के सोल्यूशन पे आ चुके हैं। सो बहुत जल्दी हमारा ये सीजन एंड होने वाला है, जिसमें सीयूईटी और क्लास 12 दोनों का ही मैं असाइनमेंट डाल रही थी। 10 असाइनमेंट्स तक था सीजन 1। I'll very soon be coming with season 2, but till then, let's just do the solutions of this assignment, okay? So पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था कि अगर बजट डेफिसिट जो है वो 25,000 करोड़ है और बोरोइंग जो है वो 7,000 है, सो फिस्कल डेफिसिट क्या हुआ? गाइस ये ना आपसे बस ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि आपको पता है फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। सो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स क्या होती है? बजट डेफिसिट। तो वो आपको बोल रहा है कि 25,000 आपका बजट डेफिसिट है, लेकिन उसमें से भी अगर हम बोरोइंग वाली रिसीट्स हटा देंगे तो हमारा फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा, यानी 25 में से जब हम 7 माइनस कर देंगे सो 18,000 हमारा फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। ऑल राइट, देन नेक्स्ट इज रीजन असर्शन क्वेश्चन। रीजन असर्शन क्वेश्चन क्या है? असर्शन है कि हायर इनकम ग्रुप्स हैज have lower propensity to consume as compared with lower income group। ठीक है, एंड रीजन क्या है इसका कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैन नेवर बी जीरो इवन व्हेन पर्सन डज नॉट हैव एनी इनकम। सो मे बी बोथ ट्रू, बट यू नो आपका क्या है कि इट मे नॉट बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो दोनों स्टेटमेंट्स तो सही है अपने में, पर वो जो रीजन दिया है ना वो असर्शन का बहुत करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, then next question is distinguish between domestic product and national product. When does domestic product become more than national product? Guys, distinguish कैसे करते हैं? Distinguish domestic product क्या होता है? Domestic product होता है जो डोमेस्टिक मतलब टेरिटरी। सो डोमेस्टिक टेरिटरी यानी जो आपकी टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ है, चाहे किसी ने भी किया हो, चाहे रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो। वहीं पे नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? आप नेशनैलिटी पे आ जाओ, नेशनल से यानी रेजिडेंट होना चाहिए, उसने प्रोड्यूस कराओ, चाहे इंडिया की टेरिटरी में कराओ चाहे उसकी टेरिटरी से बाहर कराओ। ठीक है, सो ये आपका डिफरेंस हो जाता है। सो वो आपको पहले डेफिनेशन में डिफरेंस बोल रहे हैं। ठीक है, देन आपका वो क्या कह रहे हैं, व्हेन डज इट बिकम मोर देन नेशनल प्रोडक्ट? डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका जब तब ज्यादा होता है जब आपकी इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स विद इन द कंट्री, बिकॉज डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा होना है यानी टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ हुआ ज्यादा होना चाहिए। तो वो कब होगा? जब नॉन रेजिडेंट्स भी हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो ठीक है, क्या सीन चल रहा है यहाँ पे? आई विल जस्ट ड्रॉ, होल्ड ऑन, ओके, आई विल ड्रॉ इट फॉर यू टू एक्सप्लेन इन अ बेटर वे। जस्ट या, सो डोमेस्टिक टेरिटरी आपकी ये हो गई अगर, तो इसमें बनना चाहिए चाहे रेजिडेंट ने बनाया हो चाहे नॉन रेजिडेंट ने। एंड बंदा है रेजिडेंट है, अगर नेशनल प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो इसने बनाया होना चाहिए चाहे कहीं भी बनाया हो। अगर मुझे चाहिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट कब ज्यादा होगा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट तब ज्यादा होगा जब यहाँ पे रह रहे रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। सो नॉन रेजिडेंट जब है वो ज्यादा प्रोडक्ट बनाने लगे विद इन दी बाउंड्री, ठीक है, तब वो ज्यादा हो जाएगा। All right. State two monetary measures of credit control by central bank. Central bank क्या कर सकता है? Open market operations ले सकता है या कैश रिजर्व रेशियो चेंज कर सकता है। ठीक है, सो ये डिस्क्रिप्शन है, ये इम्पैक्ट है एंड यू कैन पॉज दिस वीडियो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन गिव इट अ रीड। आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है। देन नेक्स्ट इज an economy is operating at under employment level of income। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है गाइस कि आपका जो एग्रीगेट डिमांड होता है जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे रिक्वायर्ड है,
ठीक है, और ये एग्रीगेट सप्लाई है। फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड मतलब जब रिसोर्सेस पूरे एम्प्लॉयड होंगे तो आपका आउटपुट जो होगा फुल एम्प्लॉयमेंट वो ये होगा। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट कब है? जब आपकी डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे रिक्वायर्ड है उससे भी कम चल रही है, यानी डिमांड कम है। तो डिमांड अगर कम है तो ये आपका इतने लोग एम्प्लॉयड फुल्ली एम्प्लॉयड हो सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ इतने ही एम्प्लॉयड हैं, तो यानी अभी ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, आपको ये समझानी है। ठीक है। एंड फिस्कल मेजर, डिस्कस वन फिस्कल मेजर वन मॉनेटरी मेजर। सो फिस्कल मेजर जो गवर्नमेंट लेगी, मॉनेटरी मेजर जो आरबीआई लेगी इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी बेसिकली हमें डिमांड बढ़ानी होगी, और डिमांड बढ़ाने का मतलब है लोगों को पैसा देना होगा लोगों के हाथ में। सो मॉनेटरी मेजर हो सकता है इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन कर दो ताकि लोग ज्यादा पैसा लें, या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी इंक्रीज कर दो ताकि आपका जो ये एडी है, अभी ये एक्चुअल डिमांड है आपकी, जी इंक्रीज करते ही वो बढ़ जाए और वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाए। ठीक है, दैट्स द सीन। लेट्स मूव ऑन टू द सेक्शन बी, आईईडी। सो सेक्शन बी में क्या हो रहा है? सेक्शन बी में हो रहा है गाइस कि देयर इज दिस इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 88 में हुए थे, चाइना में 78 में हुए थे, इंडिया में 91 में हुए थे, सबसे बाद में इंडिया में हुए थे। सबसे पहले चाइना में हुए थे 78 में, फिर पाकिस्तान में हुए थे 88 में, एंड देन इंडिया में हुए थे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान? 5 ईयर प्लान का गोल था ग्रोथ, ग्रोथ एंड ग्रोथ। ओके, देन हाउ इज ह्यूमन डेवलपमेंट अ ब्रॉडर टर्म एज कम्पेयर टू ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है, वो बोल रहा है, पर कैसे है? बिकॉज कॉन्सेप्चुअली अगर देखें तो कॉन्सेप्चुअली भी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो ह्यूमन कैपिटल के साथ साथ और बहुत कुछ इंक्लूड करती है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट इट इज वाइडर एंड इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. It doesn't only include human capital or human development, but it also includes social development, economic development, cultural and political dimensions. So जो development है वो बहुत ज्यादा चीजें एस्पेक्ट्स इंक्लूड करती है। फोकस और ऑब्जेक्टिव भी अलग होता है, वाइडर होता है। ह्यूमन कैपिटल का फोकस होता है कि ह्यूमनली जो आप ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, बट ह्यूमन डेवलपमेंट का फोकस इससे कहीं ज्यादा ऊपर होता है। ठीक है। Then measurement and indicators, human capital measured by factors like literacy rate, average years of schooling, इससे हम human capital देखते हैं। बट ह्यूमन डेवलपमेंट और बहुत ब्रॉडर, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं इसके लिए। ठीक है, और बहुत चीजें हम देखते हैं, कवर करते हैं फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स एंड गिव इट अ रीड। ठीक है, फिलोसफिकल अंडरपिनिंग्स भी होती हैं काफी सारी, हमने वो भी इंक्लूड करी है। सो यू कैन गिव इट अ रीड। बेसिकली एक ब्रॉडर टर्म है, हमने पॉलिसी इंप्लीकेशंस भी यूज करी हैं। पॉज दिस वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सोल्यूशन एंड गिव इट अ रीड। कुछ भी कहीं भी डाउट लगता है, सी दिस इज वेरी नॉर्मल एंड वेरी जनरल बेसिक, सो इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, इसलिए नहीं समझा रही। पर लगता है अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आया, दैट्स completely fine. You can ask silly questions as you would like, want to, and I'll be happy to answer all those. So you can put up your questions in the comment box. Okay. Then next question is, do you think that in last 50 years employment generated in the country is commensurate with the growth of GDP? सो आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जीडीपी के साथ बैलेंस कर रही है, सेम लाइंस पर है? सो आई पर्सनली डोंट थिंक सो, बिकॉज जीडीपी ग्रोथ हो रही है, बट आई ऑलवेज से कि इट्स लाइक आवर इकोनॉमी इज फेसिंग जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ है पर जॉबलेसनेस है, तो मुझे लगता नहीं कि सेम लाइंस पर है। ठीक है, हाई ग्रोथ वर्सेस एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर। एंड सबसे पहले स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। सो एक बहुत मेजर शिफ्ट हुआ है हमारी कंट्री में, बट जंप हुआ है सीधे तीन, अगर हम सेक्टर बोलते हैं एग्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, हमारा जंप सीधा एग्री से सर्विस पर हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग कहीं बीच में स्किप कर गया है। ठीक है, सो द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच कुड हैव absorbed labor moving out of agriculture has not grown sufficiently, because see, you have to understand, अगर किसी ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, वो खेती कर रहा है, तो वो एग्रीकल्चर में है। अगर वो वहां से मूव भी करना चाहते हैं, उससे शायद मैन्युफैक्चरिंग में लेबर की जॉब मिल जाएगी, बट सर्विसेज में इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलेगी। तो ये हमारी कंट्री में एक स्ट्रक्चरल इशू बहुत ज्यादा है। देन इनफॉर्मल सेक्टर का डोमिनेंस है हमारी कंट्री में, देयर इज अ लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमी, एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। सो ग्रो यंग वर्कफोर्स भी बहुत है, लेकिन एट द सेम टाइम दैट यंग वर्कफोर्स इज अनएम्प्लॉयड। सो इस वजह से
एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ ज्यादा सिंक नहीं कर रहे हैं साथ में। देयर इज अ स्किल मिसमैच इन एजुकेशन। मैं हमेशा बोलती हूँ तो हर वीडियो में कि देयर इज अ ह्यूज स्किल मिसमैच। सो ये आप देख रहे हो कि स्किल वर्सेस मार्केट डिमांड कुछ और ही है, कुछ और ही स्किल इम्पार्ट करे जा रहे हैं, कुछ और ही मार्केट डिमांड है। वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है बहुत ज्यादा। एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी, अब एम्प्लॉयमेंट स्कीम गवर्नमेंट ले रही है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया सब ले रही है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं काफी लूप होल्स हैं। अभी मैं आपको लिंक करूंगी मेरी प्रीवियस वीडियो यहाँ पे कहीं आई बटन में, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बजट में गवर्नमेंट ने बेशक एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में काफी कुछ बोला है करने को, लेकिन देयर इज स्टिल द प्रॉब्लम दैट लाइज इज, जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की, कि एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स तो हैं आप लोगों की, ठीक है, ओके फाइन, वी अग्री कि, बट ना देयर स्टिल अ मेजर प्रॉब्लम। अभी भी जो ग्रोथ है जीडीपी, जो आपका एम्प्लॉयमेंट है ना, वो शायद उतना एम्प्लॉयमेंट ना ला पाए, क्योंकि फंडामेंटल इश्यूज, जो कोर इश्यूज है, वो बहुत ज्यादा है। तो ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा है, एंड इफ यू वांट यू कैन गो वॉच दैट वीडियो। आई लिंक इट, एंड टुवर्ड्स द एंड आल्सो आपको देखने को मिल जाएगी वीडियो कहीं पे, सो यू कैन गो क्लिक एंड वॉच इट, जहाँ पे हम लोगों ने बात की है कि नए एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स इतने ज्यादा शायद वर्क ना कर पाए गवर्नमेंट के, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इट्स अ फ्लॉड अप्रोच, दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड। ठीक है। So then final question, critically evaluate the role of rural banking system in the process of rural development in India. रूरल बैंकिंग सिस्टम रूरल डेवलपमेंट में कितनी हेल्प करता है, आपको ये देखना है। सबसे पहले अगर बैंक होता है तो एक्सेस टू क्रेडिट होता है, अदरवाइज इनफॉर्मल सेक्टर्स, और आप किसी भी रखने जाओगे तो गिरवी रखो, मॉर्टगेज करो चीजें, फिर ह्यूज ह्यूज वो आपसे चीजें मांगते हैं, एंड इनफॉर्मल सेक्टर बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। सो कम से कम रूरल बैंक होंगे रूरल एरिया में, सो वो एक्सेस टू क्रेडिट होगा आपको। तो मैंने पॉजिटिव इम्पैक्ट और चैलेंजेस दोनों लिखे हैं। सपोर्ट होगा एग्रीकल्चर सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई भी चीजें चाहिए, वो आपको मिलेंगी। उसके साथ साथ रोल होगा पॉवर्टी एलिवेशन में, अगर बैंक्स होंगे पॉवर्टी एलिवेट होगी। सिमिलरली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, एंड गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सब्सिडीज ज्यादा बेटर लगेंगी, क्योंकि अगर कुछ भी आपको गवर्नमेंट को, अगर रूरल, अगर किसान को या किसी रूरल एरिया में पैसे पहुंचाना है, डायरेक्ट ट्रांसफर करना है, जनधन योजना आपने देखी है, और बहुत सारी स्कीम्स है। सो वो पैसा कैसे पहुंचेगा? अगर बैंक हो गया, बैंक होगा तो बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट होगा तो पैसे पहुंचेंगे, अदरवाइज गवर्नमेंट स्कीम और सब्सिडी भी नहीं मिल पाएगी, दिक्कत होगी। सो रूरल बैंकिंग से इस तरह से काफी चीजें, इट इज अ मल्टी फेसेटेड थिंग, एंड काफी चीजें इंक्लूडेड है, कनेक्टेड है। एंड सिमिलरली फाइनेंशियल लिटरेसी भी होगी एंड इंक्लूजन होगी। सो देर आर मल्टी बेनिफिट्स। मैंने हर ही बेनिफिट का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बताया, बट कुछ चैलेंजेस है वो भी बताया, एंड आई होप आपने मीनवाइल, अगर आपने मिस कर दिया तो आप वीडियो रिवाइंड कर लो, पीछे चले जाओ, and you can take the screenshot and then you can read. कोई भी दिक्कत होती है, let me know and I'll be happy to help. So with that, I would want to end this video. I really hope the solutions are fruitful for you. कुछ भी और मुझसे हेल्प चाहिए, आई ऑलवेज से टूवर्ड्स द एंड ऑफ एवरी वीडियो गाइस, की कम्युनिकेशन इज दी ओनली की। शायद मुझे ऐसे ना नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को और क्या चाहिए। आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज, व्हाट आई कैन प्रोवाइड यू, बट फिर भी कुछ कमी रह सकती है, हो सकता है मैं कुछ, आप लोग को कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे को भी कम एफर्ट लगे। सो लेट मी नो, उसके लिए बहुत जरूरी है आप मुझे बताएं, बिकॉज बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हर वीडियो के एंड में कहती हूँ, कम्युनिकेशन एक ऐसी चाबी है जो किसी भी मुश्किल से मुश्किल ताले को खुल सकती है लाइफ में, लेकिन कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो सारे ताले में जंग लग के इतने पक्के हो जाएंगे कि कोई फिर उसको तोड़ के भी नहीं टूट सकता। That's the thing. So I really hope that we don't get to lock ourselves and we unlock ourselves through our magical key. And with that, I would want to end this video. I really hope you're practicing, you're finding the videos helpful. Like, share, and subscribe. Please, guys. मेरे को बोलना बट मैं ना assume कर लेती हूँ आपको पता होगा. Then later I realize नहीं यार मेरे को बोल देना चाहिए था. So मैं बोल रही हूँ, please कर देना, like करो. नहीं अच्छी लग रही dislike करो यार, बताओ तो लेकिन क्या लग रहा है. ठीक है, so I'll see you tomorrow with another video. Till then, take care, guys, and thank you so much for showering so much of love to Equipoise classes. I'm truly very grateful to each and every one of you. Thank you, and I'll see you tomorrow with that. Bye bye.